हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक वन वुड नीड टू एम्प्लॉय टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर। यहाँ पे ए बी सी डी में फॉलोइंग मिक्सचर दिया हुआ है। आप इस मिक्सचर्स को पढ़ करके बताएं कि इसमें से किस मेथड को अप्लाई करेंगे इसको सेपरेट करने में। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे दिया है मरकरी एंड वाटर। मरकरी एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा, आपको पता है ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म है। ये दोनों लिक्विड तो है लेकिन दोनों इमिसिबल लिक्विड है। मतलब ये हुआ कि Hg जो है वाटर में घोला हुआ नहीं रहता है, दोनों का लेयर अलग अलग रहता है। जब दोनों का लेयर अलग अलग है तो फनल मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी, पोटासियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। इस पोटासियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में ये अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लिमेबल सब्सटेंस है। मतलब ये सॉलिड फॉर्म में तो है, ये डायरेक्ट गैस फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब ये सब्लिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस मिक्सचर को हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को, और KCl बचा रह जाएगा नीचे ही। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं बी को। सी में है कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, और वाटर है इसमें, और इसमें सैंड मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे पहले हम सैंड को फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल लेंगे फिल्ट्रेशन मेथड से। बचा रह जाएगा आपके पास NaCl और वाटर। अब इसको क्या करना है, हीट करके वाटर को वेपर फॉर्म में निकाल देंगे, NaCl नीचे बचा रह जाएगा। इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, उसके बाद आप इवेपोरेशन करेंगे। दैट मीन्स फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन मेथड होगा इसमें सी में। डी में देखिए, डी में कहा है केरोसिन ऑयल एंड वाटर सॉल्ट का मिक्सचर है। तो केरोसिन ऑयल का और वाटर का लेयर जो है और सॉल्ट ये अलग अलग होता है। केरोसिन ऑयल का लेयर ऊपर रहता है, वाटर का नीचे लेयर रहता है, अलग अलग लेयर रहता है। और उसमें आपने मिला दिया है सॉल्ट को। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे कि फनल मेथड से केरोसिन ऑयल और को निकाल लेंगे आप, क्योंकि दोनों का लेयर अलग अलग है। तो आपके पास वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बच जाएगा। फिर से पहले केरोसिन ऑयल को फनल मेथड से अलग कर लेंगे क्योंकि लेयर अलग बना हुआ है। अब वाटर में सॉल्ट घोला हुआ बचा रह जाएगा। तब इसको आप इवेपोरेशन मेथड से क्या कराएंगे, वाटर को बाहर निकलवा लेंगे इवेपोरेट करके, सॉल्ट नीचे बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका सेपरेशन मेथड क्या बोलेंगे, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फेनल टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फॉलोड बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। आप यहाँ पे डिस्टिलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। 11 में देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द ट्यूब्स इन फिगर 2.1। यहाँ पे 2.1 फिगर में ए एंड बी दिया हुआ है। अब ये ए एंड बी में क्या दिया हुआ है, विल बी मोर इफेक्टिव एज अ कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन अपार्टस। डिस्टिलेशन अपार्टस में कंडेंसर का यूज किया जाता है कूलिंग प्रोसेस के लिए। मतलब कि जब आप लिक्विड को गैस में चेंज करते हो तो फिर इस गैस को कूल करके आप फिर लिक्विड में बनाते हो। तो डिस्टिलेशन में प्रोसेस में ये दोनों प्रोसेस होता है, पहले लिक्विड से गैस बनाते हो, फिर गैस से लिक्विड बनाते हो। तो गैस से लिक्विड कब बनता है, जब उसको कूल करते हो। तो ये किसके थ्रू करते हैं, तो कंडेंसर के थ्रू करते हैं। तो पहले यहाँ पे ये बोला है कि इस फिगर में कौन सा कंडेंसर अच्छा है, मोर इफेक्टिव है। तो ये वाला मोर इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, देख सकते हैं, द ट्यूब ए विल बी मोर इफेक्टिव एज अ कंडेंसर। प्रेजेंस ऑफ मार्बल्स इंक्रीज सरफेस एरिया। इसमें मार्बल्स देखिए, यहाँ पे गोल गोल सा मार्बल्स दिया हुआ रहता है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करा देता है। दिस अलाउज मोर टाइम फॉर कंडेंसेशन एंड हेंस इट वुड बी मोर इफेक्टिव देन द कॉलम विदाउट द मार्बल्स। मतलब ये हुआ कि विदाउट मार्बल वाले कंडेंसर से, जिसमें मार्बल लगा हुआ है, उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कंडेंसेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है। मतलब गैस से लिक्विड जल्दी बन जाता है, इसलिए ये ए नंबर वाला कंडेंसर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन। आपको पता है कि इवेपोरेशन मेथड से आप सॉल्ट को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ये बोला है सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम। तो इसके लिए आपको कोई और टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, यस, क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहा है द सी वाटर कैन बी क्लासीफाइड एज अ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कमेंट करें आप। तो दैट मीन्स सी वाटर, समुद्र का वाटर, तो होमोजीनियस कब होगा, जब उसमें सिर्फ सॉल्ट और वाटर का ही मिक्सचर होगा सिर्फ। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है सॉल्ट एंड वाटर का सिर्फ मिक्सचर। हेट्रोजीनियस कब होगा, तो आपको पता है समुद्र के पानी में तो वाटर और सॉल्ट तो रहते ही हैं, लेकिन उसमें मड भी रहता है और डिकेड प्लांट भी रहता है और बहुत सारे एनिमल्स भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे चीज़ें मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस इन नेचर का होगा। लेकिन अगर हम समुद्र की पानी की बात करें तो जब सिर्फ सॉल्ट और वाटर रहेगा तब वो होमोजीनियस इन नेचर का होगा। अब नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाइल डाइल्यूटिंग अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर अ स्टूडेंट
रेसिपिएंट बाय मिस्टेक एडेड एसीटोन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है 56 डिग्री सी, व्हाट टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू गेट बैक द एसीटोन, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा है कि पहले से कोई सॉल्ट एंड वाटर का कोई सॉल्यूशन था, उसको डाइल्यूटेड करना चाह रहा था। डाइल्यूटेड मतलब कि कोई सॉल्वेंट उसमें ऐड करना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो डाइल्यूटेड करते वक्त एसीटोन ऐड कर दिया। अब जिसका 56 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट ये दिया है, तो फिर जब इसमें एसीटोन आ गया तब इस एसीटोन को आप बाहर कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। जब आपकी उस बच्चे ने गलती से दे दिया था, उस स्टूडेंट ने उसमें डाल दिया था, तो आपको ये पहले से पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, जबकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सी है। दोनों के टेम्परेचर में 25 डिग्री सी से ज़्यादा के टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब इसमें सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या करना है, इसको पहले आप हीट करोगे। जब आप हीट करोगे तो ये एसीटोन 56 डिग्री पे जब जाएगा तो ये बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब एसीटोन पहले वेपर में चेंज हो जाएगा। जब एसीटोन पहले वेपर में चेंज हो जाएगा और उसमें वाटर, अभी तक तो वाटर तो 100 डिग्री पे जाएगा तब ये वेपर में चेंज होगा, लेकिन जब जो ही 56 डिग्री पे एसीटोन जाएगा तो ये पहले वेपर में चेंज हो जाएगा। अब इस एसीटोन को जो वेपर फॉर्म में है, इसको कूल करके हम लिक्विड एसीटोन के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो दैट मीन्स आपने देखा क्या कि सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको सेपरेट, यहाँ पे आंसर इसको देख सकते हैं। आंसर इसका जो मैंने बताया वही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सी इज अलाउड टू कूल एट अ रूम टेम्परेचर। मतलब ये कि पहले पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन को आप पहले हीट कर रहे हैं 60 डिग्री सी पे तक। 60 डिग्री तक जब इसको हीट करेंगे तब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, 60 डिग्री सी तक ही इसको हीट किए थे तब ये सैचुरेटेड बन गया। अब आप सैचुरेटेड के कंडीशन में जाने के बाद इसको आप कूल कर दिए हैं। अब जब इसको कूल करेंगे तो आखिर अब क्या होगा आगे, तो ध्यान से, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप कूल करते हो तो उसमें जो है जो सॉलिड पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में बच जाता है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म में बचा रह जाएगा, वाटर का ऊपर लेयर रहेगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में पोटेशियम क्लोराइड जो है बच जाएगा। तो इस तरीके से सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड विल बी सेपरेट आउट। बी देखिए, बी कहा है एन एक्वस शुगर सोल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस, मतलब कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, मतलब शरबत को जब आप हीट करोगे टू ड्राइनेस तक तो क्या होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे इनिशियली वाटर विल बी इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। जब आपका चीनी और पानी का जो मिक्सचर होगा तो इसमें जो है शुगर इसमें बचा रह जाएगा, पहले पानी भी इवेपोरेट होगा, फिर क्या होगा, आप अभी तक उसको हीट कर ही रहे हो तो फिर शुगर भी क्या होगा, जल जाएगा, शुगर विल बी गेट चेयर्ड। इस तरीके से आपने देखा कि जब उसको ड्राइनेस कंडीशन तक आप इसको हीट करोगे तो पहले वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उसमें शुगर जो बचा रह जाएगा, चीनी बचा रह जाएगा, वो भी जल जाएगा, मतलब चेड हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सी देखो, कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब कि आयरन फिलिंग्स और उसमें सल्फर पाउडर को जब साथ में करके मिक्स करके जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि आयरन सल्फाइड यहाँ पे बन जाएगा, या आप इसको बोल सकते हो फेरस सल्फाइड यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये केमिकल रिएक्शन है तो ये आपको बताना है आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन कहा है एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बेड, मतलब कि जब आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को जब आप अनडिस्टर्बेड मतलब ऐसे छोड़ देते हो, कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं करते हो, तो कोलॉइडल पार्टिकल का जो है कोलॉइडल का पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, जबकि सस्पेंशन का पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जबकि उसको कुछ भी नहीं करते हो फिर भी वो नीचे बचा रह जाता है सस्पेंशन का पार्टिकल्स नीचे। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे आंसर बता है पार्टिकल्स ऑफ साइज या पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इज लार्जर देन द दोज इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स है वो ग्रेटर देन होता है कोलॉइडल के पार्टिकल से, ये आपको पता है, ये भी एक रीजन है। दूसरा ये आल्सो मॉलिकुलर इंटरेक्शन इन अ सस्पेंशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल सस्पेंडेड, मतलब ये हुआ कि मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या होता है, कोलॉइडल के पार्टिकल जो है मॉलिकुलर इंटरेक्शन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो नीचे सेटल हो जाते हैं। अगर वो इंटरेक्ट होते तो एक दूसरे से बंधे हुए रहते, एक दूसरे से बिजी रहते, ऐसे समझ सकते हो, इंटरेक्ट रहते मतलब वो ब्राउनियन मूवमेंट कर रहा होता, लेकिन सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होता है वो ब्राउनियन मूवमेंट नहीं करता, इसलिए वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी बोल सकते हैं सस्पेंशन का पार्टिकल्स जो है वो बिगर
होता है थोड़ा हेवी होता है, इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसॉल्स, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। एक्चुअली में स्मोक जो है ये भी एरोसॉल ही है और फॉग भी ये भी एरोसॉल ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क इसलिए, दोनों जो है एरोसॉल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डिस्पर्सन मीडियम जो होता है दोनों का गैस होता है। स्मोक जो है एक्चुअली वो क्या है? स्मोक एक्चुअली में है गैस में प्रेजेंट सॉलिड। फिर से तो गैस यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट, और सॉलिड जो जैसे डस्ट ये हो जाएगा सोल्यूट, ये हो जाएगा सोल्यूट। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्मोक में भी गैस जो है डिस्पर्सन मीडियम है। और यहाँ पे देखो फॉग में क्या होता है? फॉग में होता है गैस में लिक्विड, जैसे यहाँ पे मान ले बहुत सारा गैस है, इसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, ये है फॉग। तो स्मोक में एक्चुअली में स्मोक में भी गैस में क्या प्रेजेंट था? सॉलिड प्रेजेंट था। तो दोनों में ही डिस्पर्सन मीडियम गैस ही है, लेकिन डिस्पर्स फेज एक में है सॉलिड, एक में है लिक्विड, इसीलिए दोनों में डिफरेंट है। तो इसीलिए बोला है कि दे ओनली डिफरेंस इज दैट द डिस्पर्स फेज इन अ फॉग इज लिक्विड, लेकिन स्मोक में सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम दोनों का डिस्पर्सन मीडियम जो यहाँ पे देख सकते हो गैस ही है। इसीलिए अभी दोनों में आपको फ़र्क पता चला कि दोनों में डिस्पर्सन मीडियम जो है गैस है, इसलिए एरोसोल होता है। क्योंकि एरोसोल कब कहलाता है? एरोसोल तब कहलाएगा जब डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, इस तरीके से। इसलिए दोनों एरोसोल है, बट दोनों में डिफरेंट इसलिए है डिस्पर्सन फेज अलग अलग है। तरीके से आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर के पूछा जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एकदम बेहतर आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।